हाय ऑफिसर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे हो गए एंड आई एम ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड चैप्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पोस्ट, देखिए पोस्ट मतलब क्या होता है। पोस्ट मतलब होता है नेक्स्ट, या इसको आफ्टर भी बोल सकते हो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक होता है प्री एंड एक होता है आपका पोस्ट। अब मैं बोलूँ एग्ज़ाम का रिजल्ट, जो रिजल्ट होता है वो प्री एग्जाम आता है या पोस्ट एग्जाम आता है। आप बोलोगे सर पोस्ट एग्जाम होता है, ऑफ कोर्स एग्जाम के बाद ही आता है। जैसे कभी लोगों को डिस्कस करते आपने सुना होगा कि यार वो मूवी का प्री इंटरवल वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा था या पोस्ट इंटरवल वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा था। तो यही डिफरेंस होता है। पोस्ट मतलब होता है उसके बाद। तो अब पोस्ट मॉडर्न एम्पायर, कि मॉडर्न एम्पायर इतना बड़ा था, ठीक है, इतना एग्जॉस्टिव एम्पायर था, इतना स्ट्रॉन्ग एम्पायर था, इतना ज़्यादा उसने एनेक्स कर रखा था अलग अलग जगह को। तो उसके बाद क्या होता है, जब ये एम्पायर ख़त्म हुआ तो इसके बाद क्या होता है। कोई भी चीज़ होती है ना तो उसका हमेशा एंड होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ होती है तो वो परमानेंट नहीं होती है। चाहे वो कोई एम्पायर हो, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, नथिंग इज़ परमानेंट। तो उसका एंड ज़रूर होता है। तो इसका भी एंड हुआ मौर्यन एम्पायर का, और इसके बाद क्या होता है वो हम चीज़ें देखेंगे। आइए देखो, आप बोलोगे सर ये क्या खिचड़ी आपने बना दी है। देखो टेंशन मत लो, इस खिचड़ी को मैं पनीर बटर मसाला बना दूंगा आप लोग के लिए। ये मेरी फेवरेट डिश है। आप लोग की क्या है बताना कमेंट में। ठीक है। तो देखो क्या होता है मौर्य एम्पायर में। आपको पता है मौर्य एम्पायर में देखो बहुत सारे रूलर्स आते हैं, बट अगर मैं किसी पावरफुल रूलर की बात करूँ तो अशोक था। ठीक है। इसके बाद बहुत सारे रूलर्स हैं। हर रूलर इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है पढ़ना। हम जब मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे, अभी तो हम पोस्ट मौर्य पढ़ रहे हैं, अभी हमने मौर्य नहीं पढ़ा है। जब मौर्य पढ़ेंगे तो उसके रूलर्स के बारे में और उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में हम देख लेंगे। तो देखो होता क्या है, मौर्य एम्पायर का एक लास्ट रूलर था। इसका एम्पायर का एक आखिरी रूलर था, लास्ट रूलर, जिसका नाम था बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ। बृहद्रथ बड़ा कमजोर था, कोई मतलब नहीं था, आता था खाता था पीता था सोता था, कहता हाँ ठीक है देखा जाएगा ये है वो है। ऐसा टाइप का राजा था। ठीक है, इसको लगता था कि मेरे बाप दादा ने जितना बना दिया है बहुत है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। बड़ा ऐसे ही राजा था, ये आलसी राजा। अब क्या होता है ना, इसकी मिलिट्री में एक कमांडर होता है। राजा है तो मिलिट्री तो रखेगा ही, और उस मिलिट्री को कोई हेड कर रहा होगा ना। राजा की सेना है, सेना का कोई हेड भी होगा ना। तो इसकी एक मिलिट्री थी, उस मिलिट्री का जो कमांडर था उसका नाम था पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग बहुत भरोसा करता था बृहद्रथ उस पे। कहता था यार तू तो बहुत अच्छा इंसान है। इसने क्या किया, हर इंसान को देखो पावर की लालच होती है। आप लोग सिविल सर्विसेज क्यों कर रहे हो? पावर के लिए कर रहे हो। मेन चीज़ तो वही होती है ना, हर इंसान को एक तरीके से पावर के पीछे कुछ एस्पायरेशंस होती हैं उसको, एक ग्लोरियस चीज लगती है। तो भाई इसको भी बनना था। इसने क्या किया, इसी को मार दिया बृहद्रथ को। क्योंकि अब ये कमजोर हो गया था, अशोका को नहीं मार सकता था। अशोका जैसा अगर ये राजा होता ना तो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन कमजोर राजा था। पुष्यमित्र ने क्या किया, इसको भी मार दिया, मतलब इसी को मार दिया। ठीक है, बृहद्रथ को मार दिया। और मौर्य डायनेस्टी का पूरा एंड हो गया। क्योंकि मेन, अब मान लो कोई इंसान है फॉर एग्जाम्पल, उसका बेटा संभाल रहा है, अब तुमने उसके बेटे को ही मार दिया और उसकी कोई आगे वंशज ही नहीं है, तो फिर तो वो डायनेस्टी खत्म ही हो गई एक तरीके से। तो मौर्य डायनेस्टी का एंड हो गया। मतलब बृहद्रथ कभी सोच नहीं सकता था कि यार पुष्यमित्र सुंग ही मुझे मार देगा। तो मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और हमारी तो कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो मौर्य एम्पायर का कैसे एंड हुआ आपको समझ गया, एक स्टोरी की तरह मुझे बताना था। तो भैया इनको मार दिया। अच्छा पुष्यमित्र सुंग था, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इसको सुनील सिंह मारता, अगर अगर मान लो बृहद्रथ को सुनील सिंह मारता मारता तो ये अपनी डायनेस्टी फिर बना लेता सिंह डायनेस्टी। लेकिन पुष्यमित्र सुंग ने इसको मारा था, तो भैया इसने अपनी डायनेस्टी बना ली शुंग डायनेस्टी। ठीक है, वही मौर्य को हटा के ये अपनी डायनेस्टी वहां पे स्टैब्लिश कर लिया। अब जब भैया पूरे देश में खबर फैल गई कि बृहद्रथ मर गया, मौर्य डायनेस्टी चली गई, उसकी जगह शुंग डायनेस्टी आ गई, तो हर रीजन में कोई ना कोई अपना पावरफुल रूलर होता है। देखो भाई, जैसे मान लो ये पूरा एरिया है, ठीक है, हर एरिया में जैसे मान लो हफ्ता वसूला जाता है फॉर एग्जाम्पल, ये एक मार्केट है, ठीक है, यहाँ पर हफ्ता वसूला जाता है, लेकिन एक डॉन जो है ना वही हफ्ता मेनली वसूलता है। और कुछ छोटे छोटे डॉन है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। लेकिन जब ये बड़ा डॉन चला जाता है तो छोटे छोटे डॉन अपने एरिया में पावरफुल हो जाते हैं। हाँ भाई अब तुम मुझे दो, तुम मुझे दो। बात समझ गए? यही हो रहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सोसाइटी है, अब सोसाइटी में मान लो पुलिस वाला आ गया, ठीक है, तो अब लोग क्या करेंगे, अपने घर से देखेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, अपने घर से देखेंगे क्यों आया है क्या हो रहा है। लेकिन जब पुलिस वाला चला जाएगा तो सब बाहर निकल के आएंगे, अरे हमें तो पता ही नहीं चला था, हमें पता होता हम तुरंत आते बात करते क्या बात हो गई थी ये है, वो है। बात समझे? तो सब चुपचाप बैठे हुए थे जब तक मौर्य एम्पायर था। जहां मौर्य चला गया वहां सब निकल गए। तो जैसे डेक्कन में सतवांज राइज कर गए, ठीक है, उड़ीसा वाले रीजन में खारवाल राइज कर गए, ठीक है, नीचे साउथ में संगमेज आ गया, ऊपर शुंगाज आ गया, इधर
आपके जो मौर्यास थे इनको टॉपल करके शुंगास आ गए। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, सब रीजनल पावर्स डेवलप होने लगी, सारी रीजनल पावर, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी चली गई। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, ये कंपनी है, इस कंपनी का एक मालिक है और 2-3 नौकर हैं। अब मालिक चला गया, अब नौकर क्या करेंगे, अपने आप को पावरफुल कर लेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ होगा, पहले डर लगता था कि हाँ ये जाके मालिक को ना बता दे, बोलेगा हाँ बता, इधर बता, मेरे से बात कर, समझ गए। तो यही हो रहा था कि राजा को कमजोर समझ के नौकरों ने हथिया लिया शासन को, और धीरे धीरे हर जगह ही हो रहा है। जब ऊपर पता चला यार शुंगा चले गए, तो इधर सतवांश पावरफुल हो गए, इधर ये पावरफुल हो गए, इधर ये पावरफुल हो गए। इसीलिए जब आपको याद होगा कि मैंने आपको गुप्ता एम्पायर पढ़ाया था पहला लेक्चर, तो मैंने आपको क्या बोला था कि मौर्य एम्पायर के करीब 600 साल बाद कोई एक बड़ा पावरफुल एम्पायर आया था जिसका नाम था गुप्ता एम्पायर। उसके पहले कोई पावरफुल एम्पायर नहीं था, देखो सब छोटे छोटे एम्पायर ही चल रहे थे। ठीक है, इसमें से कोई इतना किसी के, देखो यार सबके दम थी लेकिन सब छोटे छोटे गुंडे थे। मतलब इनकी इतनी दम थी, जैसे मान लो शुंगा इनके इतनी ही दम थी कि बस इतना ही रह सकते हैं। सतवांश की इतनी ही दम थी, इतना ही रह सकते हैं। अगर सतवांश इतने पावरफुल होते तो सबको अपने अंदर ना ले लेते, लेकिन इतने पावरफुल नहीं थे। मौर्य एम्पायर के 600 साल तक कोई पावरफुल नहीं था, सब छोटे छोटे किंगडम ही खेलेंगे, सब अपनी अपनी जगह पावरफुल हो जाएंगे। अब यार यही दिक्कत होती है हिस्ट्री में, कभी कभी मुझे लगता है यार कोई एक पावरफुल हो जाता ठीक है, उसी के राजा पढ़ने पड़ते। अब क्या है, सतवांश के राजा पढ़ो, शुंगास के राजा पढ़ो, खारवेल के राजा पढ़ो, संगम एज का पढ़ो अलग, यही दिक्कत होता है बस। तभी हिस्ट्री थोड़ी सी बोरिंग लगती है, लेकिन परेशान मत हो। बात समझ गए क्या हुआ कि एक सेंट्रल अथॉरिटी जो थी वो चली गई, और उसके बाद जो रीजनल पावर्स थी वो राइज होने लगी अलग अलग जगह, और कोई अभी तक बड़ा एम्पायर नहीं आता है। बड़ा एम्पायर बहुत लेट आएगा, गुप्ता आएगा, उसके पहले कोई नहीं आएगा। तो अब इन्हीं को हम देखेंगे डिटेल में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो प्लीज़ बता देना कमेंट में। मैंने जितना सिंपल हो सकता था ना उतना सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है। अगर कोई और भी डाउट हो, देखो अगर किसी का फॉर एग्जांपल जैसा 2 मिनट लगेगा बस, जैसे मान लो किसी का बैकग्राउंड और भी वीक हो हिस्ट्री में, ठीक है, तो वो एक बार ना कमेंट कर देना मेरे को। भाई अगर बहुत ज़्यादा वीक है तो कोई बात नहीं, अगला लेक्चर में थोड़ा 10-15 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्या दिक्कत है यार। अगर आप लोग का बेस वीक है, मैं नहीं चाहता यार कि आप लोग मतलब मेरे से पढ़ो फिर आप लोग परेशान हो, फिर और आप लोग और जगह जाके और वीडियोस देखो। अगर किसी का बैकग्राउंड इससे भी वीक है, जिस मैं लेवल पे पढ़ा रहा हूँ उससे भी वीक लग रहा है, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। चाहे टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी आप मुझे बताना चाहते हो कि सर मुझे दिक्कत आ रही है, आप थोड़ा और बेसिक से लेके चलो, तो कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में मैं थोड़ा और बेसिक से लेके चलूंगा। आप लोगों के लिए हर बच्चा 10 मिनट अपना दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बच्चा इस पर डिसएग्री नहीं करेगा कि नहीं नहीं सर टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग को दिक्कत हो रही है आप बता सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को। देखो पोस्ट मौर्य पढ़ने से पहले थोड़ा मौर्य के बारे में देखना पड़ेगा, क्योंकि यार अब लेक्चर ना शेड्यूल के हिसाब से चलता है, तो उस हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। अगर मौर्य पहले आप लोग को पढ़ाया होता तो थोड़ा सा शायद रिलेट कर सकते, बट कोई बात नहीं, वो इंपॉर्टेंस के हिसाब से आपका शेड्यूल चलता है। तो मैं पोस्ट मौर्य को अच्छे से पढ़ा दूंगा, बट थोड़ा सा मौर्य के बारे में बता देता हूँ। हालांकि जब मौर्य पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर अभी मौर्य के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा तो बहुत बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो मौर्य डायनेस्टी का टाइम पीरियड कुछ 321 से लेके 185 बीसी तक था। ये कहाँ पर था, ये मगध में था एम्पायर, आपका मगध जगह थी। मगध आज का जो आपका पूरा बिहार वाला वैसा वाला एरिया है वो है। इसका कैपिटल क्या था, देखो हर का कैपिटल होता है, अगर आप यूपी में रह रहे हो तो आपका कैपिटल क्या है, लखनऊ है। तो मगध का कैपिटल था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आज का जो पटना है ना, इसका पुराना नाम था पाटलिपुत्र, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी का ये इनका राज शासन था, इनकी जगह थी, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब इस मौर्य को, इस ये जो मौर्य एम्पायर इसको स्टैब्लिश किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कुछ याद करने की जरूरत नहीं, जब मौर्य पढ़ाऊंगा तब ये सब चीजें देखेंगे। बस एक थोड़ा सा ना स्टोरी लाइन बता रहा हूँ, बैकग्राउंड बता रहा हूँ। इसने स्टैब्लिश किया था, इसके बाद बिंदुसार आता है इसका बेटा, फिर इसके बाद आता है अशोक, ठीक है। अशोक के बाद भी बहुत सारे रूलर्स आते हैं, बट सब वीक रूलर्स थे, किसी के अंदर दम नहीं थी। अशोक के अंदर दम थी। अशोक ने, अगर आप देखोगे ना, ये आपका इंडिया है। अशोक ने नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और डेक्कन वाला इंडिया, ठीक है, ये पूरा एनेक्स कर लिया था, इसको पूरा कंट्रोल करता था। पूरा मौर्यन एम्पायर था, समझ गए, इतना पावरफुल था। इसके बाद सब वीक रूलर्स आते हैं, लास्ट में मैंने आपको बताया बृहद्रथ आता है, ठीक है। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। पुष्यमित्र सुंग ने उसकी बैंड बजा दी। अब देखो पुष्यमित्र सुंग ने उसकी बैंड बजा दी, बस ये इतना ही, आपका मौर्य हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, परेशान मत होना। अब इसके बाद पुष्यमित्र सुंग ने क्या किया, बैंड बजा दी। इसके बाद उसने अपनी डायनेस्टी बना दी, शुंग डायनेस्टी, गॉट इट। शुंग डायनेस्टी बना दी इसने। ये कहाँ बनाएगा भैया, वहीं बनाएगा ना जहां राया था, मगध में ही था। इसकी कैपिटल क्या थी, इसकी भी कैपिटल पाटलिपुत्र ही होगी, ठीक है। जैसे मान लो एक दुकान है, बहुत फेमस है, श्री समोसे से, बगल वाला भी समोसा बेचता, उसने भी अपना नाम श्री समोसा ही डाल दिया। तो यही हुआ था भाई, इसकी भी वही राजधानी थी, वही जगह थी, ठीक है। अब एक बहुत बढ़िया सेइंग है, आप लोग को पता होगा, हिस्ट्री
ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ। मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इतिहास अपने आप को ना हमेशा दोबारा जरूर दोहराता है। हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ। वही चीज होनी थी। आप जिसके साथ जैसा करोगे आपके साथ भी वैसे ही होगा। शुंगा डायनेस्टी में पुष्यमित्र सुंग, जो इसके फाउंडर्स के फाउंडर कौन थे? पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, जिनने बृहद्रथ को मारा था, मौर्य डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे। अब इनकी डायनेस्टी में क्या होता है? इनकी डायनेस्टी में भी कोई लास्ट रूलर तो होगा ही, नहीं होगा तो बन जाएगा। ठीक है, तो एक राजा था, देखो लास्ट रूलर तो बाद में पता चलता है। देखो एक राजा था देवभूति। ठीक है, देवभूति। इसका एक मिनिस्टर था, ये भी बहुत विश्वास रखते थे उस मिनिस्टर पे। क्या नाम था उसका? नाम था वासुदेव कनवा। क्या नाम था? वासुदेव कनवा। इसने क्या किया? इसने सोचा, अब ये वीक हो गया था। पुष्यमित्र सुंग फिर भी थोड़ा स्ट्रांग था रूलर, बट धीरे धीरे आते आते क्या होता है, वीक हो जाता है एम्पायर। कनवा ने क्या किया? इनको कहा चल बेटा फुर, इनको निकाल दिया, इनको मार दिया। ठीक है, और भैया शुंगा डायनेस्टी का हो गया एंड। समझ गए किसने एंड किया था? देवभूति नाम के राजा को वासुदेव कनवा ने मार दिया था। अब इसके बाद आपकी आ जाती है कनवा डायनेस्टी। कनवा डायनेस्टी, गॉट इट? अब उसको मार दिया भैया, शुंग तो चली गई। तो ये देखो यहाँ पे आपका क्या लिखा है? शुंगास लिखा है, फिर आपका कनवास लिखा है। इसी लिए मैंने आपको पहले कनवा नहीं बताया था, अब समझाया, बात समझ गए। और इनकी भी जगह वही होगी भाई। मौर्य की भी मगध रीजन था, पाटलिपुत्र कैपिटल था। और शुंगास का भी यही हुआ, और कनवास का भी यही होगा। इसके बाद आपकी आ जाती है कनवा डायनेस्टी, गॉट इट? अब ये डायनेस्टी ज्यादा रूल नहीं करी थी, 45 ईयर्स अराउंड, कुछ ज्यादा रूल, इतना ही रूल करी थी आई गेस, उससे ज्यादा रूल नहीं करी थी। अब आ जाओ एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी पे, जो थी सतवाहन। वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी। इनका एरिया आपने देख लिया ना? ठीक है, कहाँ है? डेक्कन एरिया था। इनका कैपिटल क्या है? प्रतिष्ठान कैपिटल है, गॉट इट? कोई चीज़ याद नहीं करनी है, मज़े से पढ़ाऊंगा, सब चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। सत्यवाहन। टाइम पीरियड इनका क्या था? टाइम पीरियड इनका था फर्स्ट बीसी से लेके थर्ड सेंचुरी सी तक। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड था। इनके फाउंडर कौन थे? कोई भी डायनेस्टी का कोई ना कोई फाउंडर होता है ना। इसका फाउंडर था सिमुक। सिमुक इसका फाउंडर था। ठीक है, अब इसके बाद देखो इनका जो मेन एरिया था वो कौन सा था? वो इसका डेक्कन था। डेक्कन में भी, अब देखो आप लोग को मैं समझा देता हूँ। ठीक है, बहुत लोग को नहीं मालूम होगा डेक्कन क्या है। ये आपका इंडिया है। ऊपर क्या है? ऊपर नॉर्थ इंडिया होता है। ठीक है, बीच वाला मध्य प्रदेश वाला इंडिया क्या है? ये सेंट्रल इंडिया होता है। ठीक है, ये वाला क्या है? नीचे वाला ये साउथ इंडिया होता है आपका, जो तमिलनाडु है, केरला, ये पूरा साउथ इंडिया। अच्छा, जो बीच का होता है ना, इसको हम डेक्कन बोलते हैं, गॉट इट? क्योंकि यहाँ पर एक प्लेटू है। प्लेटू मतलब पठार। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ज्योग्राफी में ये चीज़। ठीक है, तो एक प्लेटू यहाँ पर, डेक्कन प्लेटू, तो इस एरिया को ना डेक्कन बोला जाता है। डेक्कन साउथ इंडिया नहीं है, ध्यान रखना। साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के बीच वाला एरिया है। आपका जो आंध्र प्रदेश उस साइड वाला एरिया है, वो वाला एरिया है। इसको साउथ इंडिया मत समझना कि हाँ ये जो यहाँ पर है तमिलनाडु, ये डेक्कन हो गया, नहीं। डेक्कन यहाँ पर है, देख लो। इनकी डायनेस्टी कहाँ थी? ये वाला हिस्सी थी ना, ये डेक्कन है। साउथ इंडिया तो आपका नीचे है, ये सेंट्रल इंडिया है, ये आपका नॉर्थ इंडिया है, गॉट इट? वही चीज़ यहाँ पर है। इनका एरिया समझ में आ गया? इनका एरिया डेक्कन था। सत्यवांश क्या थे भाई? ये भी वेट कर रहे थे, कब मौर्य कमजोर हूँ, कब मैं अपने रूलर, अपने जो एरिया उसमें पावरफुल रूरल बनूँ। यही चीज़ हो रहा था। ठीक है, बात समझ गए? अच्छा, इनका ना एक बात बताता हूँ। सत्यवाहन आपको देखोगे हम ज़्यादा पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? एक हमेशा चीज़ ध्यान रखना कि इस दुनिया में व्यक्ति की कीमत नहीं है। जो व्यक्ति होता है, जो पर्सन होता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। शक्ति की कीमत है, यानी पावर की वैल्यू है हमेशा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, और एक आपके फादर हैं। किसके पास ज़्यादा पावर है, किसके पास ज़्यादा वैल्यू है? ऑफकोर्स आप बोलोगे ये क्यों? दोनों ही तो इंसान है, मैं बोलूँगा दोनों ही तो पर्सन है, दोनों तो व्यक्ति हैं। इनके पास कैसे ज़्यादा पावर? इनके पास है ना, वैल्यू हमेशा पुड़सी की होती है। तो अगर सत्यवांश के पास कुछ ऐसा है तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी वैल्यू होगी। कनवास के बारे में ऐसा कुछ नहीं था, उनके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। समझ गए? तो जो जितना पावरफुल होता है ना, जिसके पास पावर होती है, हम उसी के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। हिस्ट्री में यही चीज़ होती है। सतवाहन में क्या, तो देखो सतवाहन इंपॉर्टेंट क्यों थे? एक तो इनका डेक्कन वाला एरिया था, आपको पता चल गया। डेक्कन कौन सा होता है? जो सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में हो गया है, वो एरिया था। अब इंपॉर्टेंट इसलिए था ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता था, बगल में ही पोर्ट था। डेक्कन एरिया था, बगल में ही पोर्ट था, तो एग्रीकल्चर भी होता था, पोर्ट का कनेक्शन भी बहुत बढ़िया था। बहुत सारी चीज़ें थी, और भी इनके रूलर्स ने कुछ अच्छे काम भी किए थे, वो भी देखते हैं। फाउंडर पता चल गया कौन था? फाउंडर था सिमुक आपका। इसके बाद एक पावरफुल रूलर आता है इसी डायनेस्टी का, जिसका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी।
गॉट इट। ये इंपॉर्टेंट सतवाहन रूलर था, ठीक है। इसने पता क्या किया था, रुको एक बताता हूँ। एक इंस्क्रिप्शन था, ध्यान रखना, जिसका नाम था नासिक इंस्क्रिप्शन। आप लोगों को शायद कभी पता भी होगा, कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा। नासिक इंस्क्रिप्शन था। नासिक जगह कहाँ पर है बताओ? नासिक जगह है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। नासिक इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ। मैंने क्या बोला, एक रूलर था सतवाहन डायनेस्टी का जिसका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी। नासिक इंस्क्रिप्शन मिलता है क्योंकि देखो उस समय कोई न्यूज़पेपर तो था नहीं, तो राजा कोई भी काम होता था तो उसको पत्थर पर लिखवाता था घिस के, ठीक है। तो इसीलिए ये नासिक इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है नासिक केव्स में। नासिक की गुफाएं हैं, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, जाके देख लेना, ठीक है। और ये जो इंस्क्रिप्शन था ना, ये गौतमी पुत्र सतकर्णी की मम्मी ने, इनकी माता जी ने, गौतमी बालाश्री ने लिखवाया था, ठीक है। देखो माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करती है। गौतमी बालाश्री ने लिखाया था। और इसमें क्या लिखा था? इसमें एक्चुअली गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है ना, जो ये राजा है, इसने शाखास को, ठीक है, ये जो आपका गुजरात एरिया था ना, यहाँ पर शाखास आ गए थे, शाखास को, ठीक है, और पल्लवास को, देखते चलना, और यवनास को, यवंस को बोल सकते हो, इनको डिफीट किया था। तो माँ ने कहा अरे मेरा बेटा सबसे बेस्ट है, मेरा बेटा सबसे बहादुर है। तो इनने क्या किया, इनकी माँ ने इंस्क्रिप्शन बनाया, नासिक इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और उसमें इनकी माँ ने लिखाया है, उसमें यही यही ऐसा ही लिखा हुआ है कि मेरे बेटे गौतमी पुत्र ने इतने ऐसे बड़े बड़े काम किए, अचीवमेंट्स किए, ये सब उसकी माँ ने लिखवाया है। गॉट इट। तो ये इंस्क्रिप्शन इन्हीं से रिलेटेड था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता नासिक इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रख लो, ये जो सतवाहन डायनेस्टी थी ना, ये मैट्रीलिनियल थी। अब मैट्रीलिनियल मतलब सर, बताता हूँ बेटा, परेशान मत हो भाई। देखो मैट्रीलिनियल मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप आज मिजोरम जाओगे ना, मिजोरम में कभी कोई गया होगा या नहीं भी होगा कोई बात नहीं, सिलेक्शन के बाद घुमाना, वहाँ पे मिजोरम जाना। वहाँ पे पता क्या होता है, जो घर के मतलब जो बाहर के इंपॉर्टेंट काम होते हैं ना, वो वुमेन करती हैं हमेशा। और जो घर के काम होते हैं वो कौन करता है? वो मेन करता है। ये मिजोरम में बहुत अच्छा कल्चर है। बाहर के काम जो होती है वुमेन करती है, और जो घर के काम होता है वो मेन करता है, ठीक है। और ये जो डायनेस्टी थी ना, इसमें जो भी रूलर्स का नाम होता था ना, वो माँ से जुड़ा होता था। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, क्योंकि इनकी माँ का नाम था गौतमी बालाश्री, तो ये लोग माँ से नाम जोड़ते थे अपने आप को, समझ गए? माँ से नाम जोड़ा जाता था, इसीलिए मैट्रीलिनियल सोसाइटी होती है। पैट्रीलिनियल कहाँ होती है? जहाँ मेंस जहाँ डोमिनेट करते हैं, ठीक है, जहाँ मेंस का वजूद रहता है। और मैट्रीलिनियल मतलब क्या होता है? ये होता है पैट्रीलिनियल। मैट्रीलिनियल मतलब जहाँ पे वुमेन्स का वजूद ज्यादा रहता है, समझ गए? आई होप आपको क्लियर है। गॉट इट। अब देखो, सतवाहन हो गया, शुंगास कनवास हो गया, अब हम आएंगे, मौर्यस भी हो गया, अब हम आएंगे खारवेल पर, ठीक है। कौन सी जगह थी? कलिंग। देखो उड़ीसा का जो पुराना नाम है ना, उसे कलिंग कहते थे। उड़ीसा तो पता ही है ना आप लोग को, इस साइड है ना, कोस्ट के पास। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? कलिंग था। और इनकी कैपिटल भी थी कलिंग नगर, ठीक है। तो इन्हीं से जुड़ी थी, तो याद तो हो ही जाएगा। अब आ जाओ उड़ीसा के बारे में। जस्ट अ सेकेंड प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। हाँ जी। तो देखो, अब हम पढ़ेंगे खारवेल के बारे में। देखो मौर्यस के बाद क्या होता है, कलिंग जो होता है ना फिर से पावरफुल हो जाता है। जब मैं आपको मौर्यस पढ़ाऊंगा या आपने पढ़ा भी होगा तो आपको पता होगा अशोक ने कलिंग में वॉर किया था, तो जीतना चाहता था अशोक। तो उसके बाद जब मौर्य डायनेस्टी खत्म हो गई तो ये फिर से इंडिपेंडेंट हो गए कलिंग वाले। कलिंग में एक डायनेस्टी थी, कलिंग मतलब उड़ीसा में एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था महामेघवन डायनेस्टी। ये डायनेस्टी कहाँ पे थी? कलिंग में थी। और इसी का एक पावरफुल रूलर था, मतलब एक फेमस रूलर था, जिसका नाम था खारवेल, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पे खारवेल लिखा हुआ दिख रहा होगा। डायनेस्टी जो थी वो थी मेघवन, मेघवन डायनेस्टी, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट रूलर कौन था? खारवेल था। अब खारवेल ये जैनिज्म का बहुत ज्यादा पैट्रॉन था। पैट्रॉन मतलब क्या होता है बताओ? जो मदद करता है, दान करता है, सपोर्ट करता है। तो जैनिज्म के लिए बहुत सपोर्ट करता था, मोनेस्ट्रीज दे देता था, जमीन दे देता था जैनिज्म के लिए। तो जैनिज्म को बहुत सपोर्ट करते थे हमारे खारवेल जी। गॉट इट। और उनकी अचीवमेंट्स, इनकी अचीवमेंट जो है आपको एक इंस्क्रिप्शन पे मिलेगी। राजा अपना अचीवमेंट रिपोर्ट कार्ड लिखाता था ना इंस्क्रिप्शन पे, कौन सी इंस्क्रिप्शन पे मिलेगी? आथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ठीक है। एलिफेंट केव, आथी गुम्फा, गुफा, आथी गुम्फा गुफा, एलिफेंट केव्स इंस्क्रिप्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे आपको खारवेल की अचीवमेंट मिलेगी। खारवेल कहाँ का था? उड़ीसा का था। कौन सी डायनेस्टी का था? मग। कौन सी डायनेस्टी का था बताओ जल्दी? महामेघवन डायनेस्टी का था, ठीक है। और इसकी जो अचीवमेंट्स है खारवेल की, वो आपको आथी गुफा इंस्क्रिप्शन में मिलेगी। गॉट इट। आथी गुफा इंस्क्रिप्शन अगर मैं पूछूं तो कहाँ पर है बताओ? कहाँ पर होगा भैया? जहाँ पर वो रहता तो वहीं पर ही होगा। आर्थिक गुफा इंस्क्रिप्शन तो वहीं होगा ना। आर्थिक इंस्क्रिप्शन आपका कहाँ था?
ये आपका उदयगिरी केव्स, उदयगिरी हिल्स में उड़ीसा में है। अगर आपको पर्टिकुलरली पूछ लिया जाए तो उदयगिरी हिल्स उड़ीसा। गॉट इट? दोस्त कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक? समझ में आ गए? अच्छा, एक और चीज इनसे जुड़ी है खारवेल जी से। दो केव्स रिलेटेड हैं इस डायनेस्टी से, जिसका नाम है उदयगिरी और खंडगिरी केव्स। ये उदयगिरी खंडगिरी कहाँ पर है? देखो, ये दो पहाड़ियाँ थी, ठीक है। आपको भुवनेश्वर जो उड़ीसा में शहर है उसके आसपास जगह है, ठीक है। उदयगिरी खंडगिरी दो पहाड़ियाँ थी आपकी। इन पहाड़ियों को काट कर गुफा बनाया गया था, ठीक है। जैसे पहाड़ पूरा कवर होता है ना, तो बीच से काट कर, जैसे पूरा पहाड़ है ना, तो उसको बीच से काट कर अंदर जाने के लिए मतलब गुफा टाइप का बनाया गया था, ठीक है। ये गुफा क्यों बनाया गया था? देखो भाई, ये लोग जैनिज्म के बहुत सपोर्टर थे, तो जैन मॉन्क्स क्या होते थे, बाहर धूप में घूमते रहते थे, इधर उधर एक्सप्लोर करते थे, तो उनको कहीं शांति से बैठने की एक जगह चाहिए थी, ठीक है, ताकि धूप से बारिश से भी बच सकें। तो इसीलिए ये दोनों केव्स, ध्यान रखना, यहाँ पे कौन रहते थे? यहाँ पे जैन जैन मॉन्क्स रहते थे आपके, ठीक है। जैन साधु जो थे, ये कोई राजा का पैलेस नहीं था, यहाँ पे जैन साधु रहते थे। तो उदयगिरी खंडगिरी केव्स इसी से रिलेटेड है। समझ गए बात को? आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो दोस्तों, अब पोस्ट मौर्य इंडिया को ना हम 3 जोन में डिवाइड करेंगे। जो हमारा पोस्ट मौर्य है उसको हम 3 जोन में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से 3 जोन है? एक तो आपका नॉर्थ हो गया, एक आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। देखो, ये नॉर्थ होता है, ये नॉर्थ वेस्ट होता है, इतना तो पता ही है। एक आपका डेक्कन हो गया, ठीक है, इसको साउथ भी बोल लो, डेक्कन बोल लो। और एक आपका थोड़ा फार साउथ हो गया, इसी में जोड़ लेते हैं फार साउथ। थोड़ा सा मतलब दूर, समझ गए? वही हो गया ना, ये डेक्कन हो गया तो ये थोड़ा नीचे हो गया, फार साउथ हो गया, ठीक है। अब देखो, नॉर्थ में मतलब मगध की हम बात कर रहे हैं। मगध में कौन था? मगध में शुंगा था, उसके बाद कौन आए थे? कन्वा आए थे। गॉट इट? इसके बाद नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखोगे ना, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, मैं आगे पढ़ाऊंगा, बस समझने के लिए समझ लो, अभी मैं पढ़ाऊंगा। इंडो ग्रीक्स आते हैं, शाखाज आते हैं, कुशान्स आते हैं, ठीक है। इंडो ग्रीक्स, शाखाज, कुशान्स, ये आते हैं नॉर्थ वेस्ट में। अब डेक्कन वाले, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये डेक्कन है, ये साउथ है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक ना? डेक्कन वाले हिस्से में कौन आते हैं? सतवाहन आते हैं, और कुछ अदर रीजनल छोटी मोटी पावर्स भी आती हैं, ठीक है। अब इसके बाद फार साउथ में कौन होते हैं? यहाँ पे आपकी संगम डायनेस्टी आती है, संगम एज आप लोगों ने सुना होगा। अब एक एक करके हम सबको समझेंगे डिटेल में, ठीक है। देखो, शुंगा के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था, कोई चीज परेशानी वाली तो होगी नहीं। अच्छा, जो पुष्यमित्र शुंग था ना, वो एक चीज करता था जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ। अब ये क्या था सर? देखो, राजा क्या करता था ना, राजा अपनी पावर्स को दिखाने के लिए घोड़े को रिलीज करता था। जैसे मान लो ये राजा है, ठीक है। अब ये इस राजा का मान लो क्षेत्र है, ठीक है, राजा का महल है, राजा का क्षेत्र है। ये दूसरे राजा का क्षेत्र है, ये तीसरे राजा का क्षेत्र है, ये चौथे राजा का क्षेत्र है, ये पांचवें राजा का क्षेत्र है, एंड सो ऑन। ये राजा का घोड़ा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। घोड़ा थोड़ा ऐसा समझ लो, यही घोड़ा है, ठीक है। ये क्या है? हॉर्स है, सॉरी थोड़ा बना नहीं पा रहा हूँ। ये हॉर्स है, ठीक है। अब राजा ना अपना घोड़ा छोड़ेगा, और घोड़ा ऐसे ऐसे करके इधर से इसमें जाएगा। अब ध्यान से समझना, फिर ऐसे ऐसे करके हर क्षेत्र में जाएगा। अगर यहाँ का कोई राजा है, यहाँ का भी कोई राजा है, यहाँ का भी कोई राजा है, यहाँ का भी कोई राजा है। अगर इस राजा ने इस घोड़े को आते हुए यहाँ पे रोक लिया कि ये रुको, घोड़े को रोक लिया, इसका मतलब क्या हुआ? कि ये राजा इस राजा को चैलेंज कर रहा है कि तुम मेरी टेरिटरी, अगर ये राजा ने, देखो, अगर पहली बात समझो, अगर ये राजा का घोड़ा ऐसी टेरिटरी क्रॉस कर लिया और यहाँ के राजा ने नहीं रोका, तो इसका मतलब ये जो हिस्सा है ये इस राजा का हो गया। बात समझे? ये हिस्सा इस राजा का हो गया। अगर आपको नहीं मंजूर है तो आप लड़िए हमसे। तो ये क्या करना था? अगर मान लो इस राजा को नहीं मंजूर है, तो ये क्या करेगा? इसके घोड़े को रोकेगा। तो रोकना मतलब क्या हो गया? कि मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई आके लड़ाई करो, समझ गए? और जहां कोई नहीं रोकता था, वो हिस्सा ऑटोमेटिकली वो राजा का हो जाता था, ठीक है। तो समझ गया, अगर आपके घोड़े को रोक दिया गया तो मतलब वहां पे आपको लड़ाई करनी है, वो वहां का राजा कह रहा है कि हम लड़ युद्ध के लिए तैयार हैं, हमें मंजूर है। और जो नहीं रोक रहा है तो वो राजा ने अपने आप ही सरेंडर कर दिया। तो यही होता था अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। कोई वैसा वो नहीं कि आप समझ रहे हो कि लकड़ी जला रही है, पूजा हो रही, वैसा यज्ञ नहीं था। ये घोड़े वाला यज्ञ था, अश्वमेध हॉर्स से रिलेटेड था। समझ में आ गया? ये एक तरह से सिंबल था पॉलिटिकल पावर का, सॉवरेनिटी का, राजा की। अच्छा, एक आपको मिलता है अयोध्या इंस्क्रिप्शन, अयोध्या में मिलता है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड था? पुष्यमित्र सुंग से ही रिलेटेड था, ठीक है। पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे,
अश्वमेध यज्ञ कराने में माहिर था, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इसका उल्लेख हमें किसमें मिलता है? ये हमें मिलता है अयोध्या इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। किसने किया था, किसने लिखा था, ये मत पढ़ो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जान लो। अब दोस्तों आ जाओ आप नॉर्थ वेस्ट पर। हम नॉर्थ वेस्ट को देखेंगे, इधर वाला जो हिस्सा था। जस्ट अ सेकेंड यार, इसमें कोई दिस पेज ऐड, हाँ ऐड करवाया था, ये हाँ ये नीचे है, इसमें ही बता देता हूँ, ठीक है। आराम से पूरा समझा दूंगा, बार बार रेस करना पड़ता है तो आप लोग का भी कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब होता होगा। नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ इंडो ग्रीक्स पे, सब समझा दूंगा। ये काफ़ी टफ लगता होगा, आज सब क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत हो, मैं बैठा हूँ ना आप लोग के लिए। इंडो ग्रीक्स, ठीक है। अब ये जो है ना इंडो ग्रीक्स, ये इंडिया कैसे आए, इसको समझने के लिए आपको पहले अलेक्जेंडर को समझना पड़ेगा। तो अलेक्जेंडर मतलब समझे, जिसको सिकंदर कहा जाता था। दुनिया को जीतना चाहता था एक्चुअली, इसका जो सोच थी वो थी कि मैं पूरी दुनिया को कॉन्कर कर लूँ, ठीक है। और एक थोड़ी सेइंग भी है कि जब ये मरने वाला था ना, तो आखिरी समय में इसने अपने सैनिकों को बोला कि जब मैं मरूं तो मेरे हाथ ना अर्थी से बाहर निकालना, मतलब जो मेरी डेड बॉडी जा रही होगी, जो अर्थी पे जाती है ना, लेके लोग जाते हैं, तो कह रहा था मेरे हाथ में एकदम बाहर फैला देना, दोनों हाथ। तो पूछा सैनिकों ने कि ऐसा मालिक क्यों करना है, तो इसने कहा था कि दुनिया को पता चले कि मैं जब यहाँ से जा रहा हूँ ना, तो मैं एकदम खाली हाथ जा रहा हूँ। मैंने इतना सब कुछ जीता, इतना कुछ पाया, मैं कुछ ले ही नहीं जा सकता हूँ, फ़ायदा क्या हुआ? जब मेरा अल्टीमेट गोल जो मेरा था कि मैंने सब कुछ हासिल किया, उसको मैं अपनी मंजिल तक ऊपर तक कहीं ले ही नहीं जा पा रहा हूँ और मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, तो क्या फ़ायदा है इसका? तो दोनों हाथ बाहर निकालना ताकि लोगों को पता चले ये मूर्खता थी जो मैंने किया, ये बेवकूफ़ी थी जो मैं आज तक करता रहा। तो आप समझोगे सर फिर इसने ऐसा क्यों किया, जब इसकी ऐसी सोच थी? तो देखो इसकी ऐसी सोच पहले नहीं थी, ये एक साधुओं से मिला था, उसने इसको ये चीज़ बताया, तब जाके ये इसका माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ, ठीक है। तो देखो इंडो ग्रीस को समझने से पहले आपको सिकंदर, ठीक है, सिकंदर द ग्रेट बोला जाता है, सिकंदर बोला जाता है, इसको समझना पड़ेगा। ये सिकंदर मैसेडोनिया से था, ग्रीस में एक जगह है मैसेडोनिया, ये वहां से था आपका, फेमस कॉन्करर था, ठीक है। अब देखो क्या होता है, 326 बीसी की बात है, अलेक्जेंडर इंडिया के नॉर्थ वेस्ट तक आ जाता है, क्योंकि इसका एम ही था भाई कब्जा करना है, मुझे दुनिया पे कब्जा करना है। तो यूरोप से कब्जा करते 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 नॉर्थ वेस्ट तक आ जाता था, इंडिया तक। अब इंडिया में उसका सामना होता है एक रूलर से जिसका नाम था पोरस। भाई ये आपका एम्पायर है, यहाँ तक आ गया। यहाँ पे एक राजा था जिसका नाम था पोरस, गॉट इट, पोरस नाम का राजा था। अब पोरस से इसकी लड़ाई होगी, पोरस थोड़ी बोलेगा अरे सिकंदर साहब आइए, आप ही का तो इंतजार था, चाय पानी पीजिए, हमें मारिए आके। तो लड़ाई होगी, लड़ाई होती है बैटल ऑफ हाइडस पास। अब इसको हाइडस पास क्यों बोलते हैं, देखो ये जो लड़ाई थी ना, झेलम नदी के पास में हुई थी, ठीक है। यहाँ पर आपकी सारी नदियाँ जाती है ना, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, सारी नॉर्थ वेस्ट से, मतलब उसी साइड से जाती है ना, पाकिस्तान से होके। तो यहाँ पर झेलम के आसपास लड़ाई होती है, झेलम को ग्रीस में हाइडस पास बोला जाता है, इसीलिए इसका नाम है बैटल ऑफ हाइडस पास, ठीक है। अब सोचो अलेक्जेंडर, एक मिनट रुको, अलेक्जेंडर यहाँ आया, पोरस से लड़ाई किया, और अलग अलग जगह कोई कहता पोरस जीता है, कोई कहता है कि सरेंडर हुआ था, कोई कहता है बराबरी की लड़ाई है, ये हमें नहीं पता है, बस इन दोनों की लड़ाई होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, बस इतना समझ लो अभी। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे मान लो इसकी लड़ाई हुई, अब अलेक्जेंडर कुछ टाइम बाद, उसकी सेना वेना थक गई थी तो ये लोग वापस चले गए थे। अब अलेक्जेंडर वापस गया, उसका भी टाइम पीरियड होगा, कभी वो भी मरेगा। अब अलेक्जेंडर की डेथ के बाद, अलेक्जेंडर का देखो एम्पायर बहुत बड़ा था, ग्रीस से लेकर इंडिया तक एम्पायर था अलेक्जेंडर का, आप देख रहे हो ना, ग्रीस से लेके। अब उसका क्या होगा, उसके जो जनरल्स थे, अलेक्जेंडर की जो आर्मी में जो जनरल्स थे, जनरल मतलब होता है आपका सेनापति, जो इसके जनरल्स थे यानी जो सेनापति थे, थोड़ा बने रहे ना, सब समझ में आ जाएगा, सेनापति थे। उन्होंने क्या किया, एम्पायर को बांट लिया, भाई इतना बड़ा एम्पायर था, तो राजा मर गया, जितने सब नौकर थे सब बड़े खुश हो गए, जितने सब सिपाही थे बड़े खुश हो गए, इन्होंने एम्पायर को बांट लिया। धीरे धीरे इसका असर वहाँ की कल्चर, पॉलिटिक्स, इन सब पे पड़ता है, ठीक है। और धीरे धीरे वो बढ़ते 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 आज के जो अफगानिस्तान वाला एरिया ना, उसको बैक्टीरिया रीजन कहते हैं, बैक्टीरिया क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन सा है, जो आज का आपका अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का इलाका है ना, ये सब वहां तक पहुंच गया, मतलब वहां एम्पायर मरा, फिर सेनापति बढ़ते 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 बढ़ते, सेनापति भी उसी के इशारे, मतलब उसी के आइडियोलॉजी पे चल रहे थे कि हमें भी कब्जा करना है, कब्जा करना है, तो सबने बांट लिया, सबने कहा मैं इधर रहूंगा, तू ये वाला हिस्सा रख, तू वो वाला हिस्सा रख। धीरे धीरे क्या होता है, वही कल्चर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते बैक्टीरिया तक आ गया, जो आपका आज का अफगानिस्तान
और सेंट्रल एशिया वाला इलाका है, ठीक है। फिर वहाँ से आते आते नॉर्थ वेस्ट तक पहुँच गया। नॉर्थ वेस्ट मतलब समझते हो आज का जो पाकिस्तान वाला एरिया है, और कुछ नॉर्थ वेस्ट मतलब इंडिया का भी कुछ नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है, वहाँ तक पहुँच गया। अफगानिस्तान तक आया, देखो यहाँ से अफगानिस्तान तक आया, धीरे 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 ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गया। कौन पहुँच गया? इंडो ग्रीक्स, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा मतलब उनके सेनापति पहुँच गए, ठीक है। सस्पेंस धीरे धीरे खोलेंगे तभी मजा आएगा। तो उनके सेनापति जिनने बांटा था ना, आधे आधे लोगों ने बांट लिया, तो कुछ लोग इधर आ गए जिनने इधर का एरिया लिया था, ठीक है। अब जो ग्रीक लोग थे ना वो यहाँ आ गए और यहाँ के बस गए, और यहाँ के लोकल लोगों और कल्चर के साथ घुल मिल गए। भाई जब आप किसी जगह जाओगे तो वहाँ के कल्चर, वहाँ के साथ सब कुछ घुल मिल लोगे ना। मेरा एक दोस्त था, मैं आपको बताता हूँ, वो राजस्थान से था, ठीक है। और वो राइस बहुत कम खाता था, रोटी ज़्यादा खाता था। अब क्या होता है, उसका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एडमिशन हो जाता है। अब वहाँ पे ना चावल ही ज़्यादा मिलता था, रोटी बहुत लिमिटेड मिलती थी उसको हॉस्टल में। आई गेस शायद एक या दो रोटी मिलती थी रात में, ऐसा कुछ बताया। और वो हमेशा से कम चार रोटी तो मिनिमम खाता ही था। और चावल मतलब चावल चाहे जितना चाहिए उतना ले लो, तो उसको बड़ी दिक्कत होती थी, समझ गए। तो ऐसे ही हुआ था, इंडो ग्रीक्स आए धीरे धीरे, फिर वो एडजस्ट कर गया। तो ऐसे ही हुआ कि इंडो ग्रीक्स भी आए, फिर वो धीरे धीरे हमारे इंडिया के कल्चर में, इंडिया के खान पीन में, रहन सहन में घुल मिल गए, और वहाँ पर इनने अपना किंगडम बसाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इन्हीं किंगडम्स को हिस्ट्री में इंडो ग्रीक्स किंगडम कहा जाता है, ठीक है। इंडो ग्रीक्स क्यों कहा जाता है? यानी ऐसा राजा, ठीक है, ऐसा राजा जो था तो ग्रीक का, ऐसा राजा जो था तो ग्रीक का, लेकिन उसका जो राज्य है वो इंडिया में था, तो इसीलिए इंडो ग्रीक कहते हैं। बात समझ में आ गई? पूरा अलेक्जेंडर से लेके उसके एम्पायर से लेके उसके मरने तक पूरा मैंने पूरा आपको पूरा कहानी चिट्टा बिट्टा बता दिया। आप समझे इंडो ग्रीक्स कौन थे? अगर मैं डायरेक्ट बढ़ाने लगता ना इंडो ग्रीक्स हाँ ये है नॉर्थ ईस्ट में, तो आपको मज़ा नहीं आता। इसीलिए मुझे आपको थोड़ी कहानी बतानी पड़ती है, रिलेट करना पड़ता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कहाँ से हिस्ट्री में इंटरेस्ट जगाना है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। अब इंडो ग्रीक्स है तो अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स भी होंगे, उनका भी नाम देख लो। इसको हटा ही देता हूँ मैं, एक साफ से लिख देता हूँ। चलो यहीं लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडो ग्रीक्स, कुछ इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स भी होंगे, बिल्कुल होंगे। कौन कौन होगा? एक तो देखो थे मियंडर, सुना होगा आप लोगों ने नाम। डायमेट्रस थे एक, और एक थे स्ट्रेटो सेकंड। डिटेल में सबको नहीं पढ़ना है, लेकिन पहला वाला जो देखो मियंडर जो था, मिनेंडर या मिनेंडर बोल दो या मियंडर बोल दो, जिससे आपको याद हो जाए यार। देखो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपको उसका प्रोनाउंसिएशन पता है नहीं पता है, बस आपको नाम पता है ना, आप खेल जाओगे, ठीक है। तो मियंडर बोल दो या मिंडर बोल दो, जो भी नाम बोल दो, जो भी आपका नाम, तो आपका कोई दोस्त है मानविंदर, उसके नाम से उसको बोल दो, ठीक है। तो ये सबसे फेमस था। अब इंडियन सोर्स में इसका नाम पता क्या है? अब इंडियंस लोग सही से बोल नहीं पाते हैं, मतलब जो बाहर के नाम होते हैं वो नहीं बोल पाएंगे, जो हमारे हिंदी के नाम है बाहर फॉरेनर्स वाले अच्छे से नहीं प्रोनाउंस कर पाएंगे। तो इंडियन सोर्सेज में इसका नाम मिलिंद है, इसी को बोलते हैं, यही मिलिंद, मेरे मेंडर यही है, मिलिंद नाम से एसोसिएटेड है। और एक फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, आपने पढ़ा होगा, बहुत फेमस एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, आपने मतलब सुना होगा, पढ़ा तो क्या होगा, सुना होगा इसको। इसका नाम है मिलिंद पान्हो, मिलिंद पान्हो, ठीक है। जिसमें आपका मिलिंद है और इसकी एक कन्वर्सेशन हो रही होती है, मतलब बातचीत हो रही होती है एक किसी साधु से, ठीक है, एक बुद्धिस्ट मॉन्क से, जिसका नाम होता है नागसेन। किससे बात हो रही होती है? नागसेन से बात हो रही थी। इन्हीं लोगों के बीच में जो बातचीत है वो सब एक किताब में लिखी गई है, इसका नाम है मिलिंद पानो, ठीक है। यानी मिलिंद की बातचीत इस किताब में लिखी गई है। तो एम से आपका हो गया मेंडर, जिसको मिलिंद बोलते थे, और किताब है मिलिंद, मिलिंद पानो, एम, ठीक है। याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इंडो ग्रीक सबको क्लियर हो गया है। अब इसके बाद आते हैं शाकाज, हम शाकाज पे देखेंगे ये कौन थे, ये कहाँ से आ गए, अब टपक गए लिस्ट से गए। हाँ जी, अब आ जाइए सर शाकास पर। इनका एक और नाम था सीथियंस, ये दोनों अलग नहीं, एक ही थे। शाखा बोलो सीथियंस बोलो, बात एक ही है। ये लोग नोमैडिक लोग थे। नोमैडिक मतलब पता है क्या होता है? घुमक्कड़ लोग जो घूमते रहते हैं, ये लोग नोमैडिक यानी घुमक्कड़ लोग थे, जो सेंट्रल एशिया और ईरान के, बताना पड़ेगा एक मिनट,
ये आपका सेंट्रल एशिया है, ठीक है, यहाँ पर ईरान भी है। सेंट्रल एशिया और ईरान के जो स्टेपी होता है ना, स्टेपी पता है क्या है? अगर आपने पढ़ा होगा, सेंट्रल एशिया में ग्रासलैंड्स है, मतलब घास का बड़ा सा मैदान है, ज्योग्राफी में आप ये सब पढ़ोगे, ठीक है। तो स्टेपी से जुड़े हुए थे, स्टेपी एरिया जो है वहाँ से लोग जुड़े हुए थे। कौन लोग? शाखाज लोग, नोमेडिक लोग थे, मतलब घुमक्कड़ लोग थे, और स्टेपी से जुड़े हुए थे, ठीक है। और ये लोग एक जगह परमानेंट नहीं रहते थे। क्यों परमानेंट नहीं रहते थे, मैं अभी बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो, बहुत पहले समय की बात है, आप इंसान हो, ठीक है, आपके पास एक गाय है, और वो गाय को घास खाना होता है, और सभी के लोग के पास गाय है। तो अब जब एक एरिया में घास खत्म हो जाती है, आप दूसरे एरिया में चले जाते हो, तीसरे में चले जाते हो, इन्हीं लोग को नोमैडिक कहते हैं, ठीक है, जो घूमते रहते हैं। तो क्या सर इनके पास गाय थी? नहीं भैया, इनके पास गाय नहीं, इनके पास घोड़े थे। भाई विदेशी लोग हैं ना, बाहर के फिरंगी है, तो इनके पास घोड़े थे, ये लोग घोड़े चलाते थे, और लड़ने में बहुत एक्सपर्ट थे, वॉरियर थे, ठीक है। अब आप बोलोगे ये लोग अपनी जगह क्यों छोड़ के आ गए, क्यों वहीं रहते यार, क्यों यहाँ पर आ गए? तो जगह देखो, उसके पीछे क्या क्या रीजन होता है। पहला तो होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब पता है ना, मौसम। मौसम खराब खराब होता है, उस वजह से आना पड़ता है, ठीक है। दूसरा होता है पॉलिटिकल प्रेशर। पॉलिटिकल प्रेशर होता नहीं, पॉलिटिकल प्रेशर से लोग देश छोड़ के बाहर भाग जाते हैं, विजय माल्या वगैरह। दूसरा पॉलिटिकल प्रेशर था कि सेंट्रल एशिया में दूसरे पावरफुल ट्राइब्स, ठीक है, और एम्पायर के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता था यहाँ पर। इसी वजह से इन बेचारों को अपनी जगह छोड़कर निकलना पड़ता था, अलग अलग भटकते हुए और रास्ता बदलते हुए। इनमें से कुछ जो शाखास थे, ये ग्रुप में आके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आखिरकार इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट मैंने बोला, इसका मतलब समझे क्या होता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब जो आज का इंडिया, ये मतलब जो आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान के इलाकों हैं, यहाँ पर आकर अपना रूल जमा लेते हैं, ठीक है। वहाँ से भटकते 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 इधर ही आ जाते हैं, क्योंकि उस समय इंडिया के बारे में बहुत लोगों ने सुन रखा होता है, ठीक है। अफ्रीका में क्या ही जाएंगे, अफ्रीका में आज कुछ नहीं है, और उस समय तो इंडिया था ही गोल्डन, आज भी गोल्डन है ऑफकोर्स, लेकिन पहले भी था, समझ गए। तो इसीलिए भटकते भटकते यहाँ आ जाते हैं। बात समझे? पहले अलेक्जेंडर आया था भटकते, फिर इंडो ग्रीक्स आए, फिर आपके शाखाज आ जाते हैं। ऐसे ही ये लोग यहाँ पर आके स्टैब्लिश हो जाते हैं। इसके बाद आपके आते हैं कुशान्स, ठीक है। कुशान्स कैसे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले शाकास का रूलर्स देख लेते हैं। देखो शाखास ये आ गए थे आपके वेस्टर्न इंडिया में, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पर आगे बस गए थे, ठीक है। इसमें इनका एक पावरफुल रूलर था जिसका नाम था रुद्रदामन। क्या नाम था? रुद्रदामन। इससे रिलेटेड हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला है, तभी तो इसके बारे में पता चला। कौन सा इंस्क्रिप्शन है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ नाम क्यों पड़ा सर? जूनागढ़ गुजरात में एक जगह है बेटा, तो गुजरात में इंस्क्रिप्शन मिला है, इसीलिए जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, ठीक है दोस्तों। ये गुजरात के जूनागढ़ में हमें मिला है, और इसी इंस्क्रिप्शन में रुद्रदामन के बारे में लिखा हुआ है। अब क्या लिखा हुआ है देखो, गुजरात में एक लेक थी, लेक मतलब समझते हो, तालाब टाइप का, जिसमें पानी वानी होता है। ये लेक किसने बनाई थी? ये लेक बनाई थी मौर्यन एम्पायर ने बनाई थी, ठीक है। किसने बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी, उतना डिटेल में बचो। मौर्यन एम्पायर ने लेक बनाया था। अब ये लेक था, कुछ टाइम बाद खराब भी होता है ना, कोई चीज़ खराब होती है, बिगड़ती है, तो इस लेक का रिपेयरमेंट, जो रिपेयर का काम था, वो किया था रुद्रदामन ने। यही चीज़ लिखी थी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? और ये इंस्क्रिप्शन जो है ना, ये संस्कृत भाषा में लिखा था, ध्यान रखना। किस में लिखा था? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। और अगर आप देखोगे तो मैंने बताया था गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शाकास को हराया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं रुद्रदामन, रुद्रदामन वन। इनका भी सतवाहन से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि रुद्रदामन ने सतवाहन रूलर को हराया, फिर भी उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं किया। क्यों नहीं डिस्ट्रॉय किया? भैया इनके मैरिज रिलेशनशिप थे असल में, समझ गए, मैरिज अलायंस हो गया था। रुद्रदामन की एक बेटी थी, डॉटर थी, ठीक है। तो इनकी जो डॉटर थी, इसकी शादी सतवांश का रूलर था, चलो नाम ध्यान रख लो, वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, इसके साथ कर दी गई थी शादी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैरिज अलायंस होने के बावजूद भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। रुद्रदामन ने वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी को 2 बार हराया, भाई साहब। ये होते हुए कि उसकी बेटी उसके घर में है, लेकिन फिर भी 2 बार हराया, लेकिन रिश्तेदारी की वजह से पूरी तरह खत्म नहीं किया, ठीक है। बात समझ गए? अब आ जाते हैं कुशांस पे। इंडो ग्रीक्स हो गया, शाखाज हो गया, कुशांस पे आएंगे हम। अच्छा, इसमें जो कुछ चीज़ें हैं, भले पीडीएफ में हो सकता है नहीं लिखी हुई है, बहुत शॉर्ट में लिखी हुई है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, तो अच्छे से समझ लेना। इसके बाद आ जाओ आप कुशांस पर। देखो, अब देखो इसमें मज़ा आएगा। सेंट्रल एशिया की बात है
सेंट्रल एशिया में अब ये जो घुमक्कड़ लोग थे ना, इनके बीच में लड़ाई हो गई। इसी वजह से एक नाम याद रखना, यूजी, ठीक है, जैसा भी हो जाए, यूजी या जो भी बोलते हैं इसको, यूजी नाम का एक बहुत बड़ा घुमक्कड़ ग्रुप था, ठीक है, नोमैडिक ग्रुप था, जो अपनी जगह छोड़कर वेस्ट और साउथ की तरफ चला गया। ठीक है, यूजी जो सेंट्रल एशिया में थे, ये अपनी जगह छोड़ के थोड़ा इधर साउथ में, वेस्ट में चले गए थे, क्योंकि लड़ाई वड़ाई हो गई थी। इन्होंने कहा भैया हम यहाँ नहीं रहेंगे, फालतू का रोज का नाटक है, हटो यहाँ से, निकलो। और सफ़र के दौरान क्या हुआ, ये लोग अलग अलग जगह पर जाकर ग्रुप में बढ़ गए, ठीक है, अलग अलग जाकर ये लोग ग्रुप में, ब्रांचेस में बढ़ गए। इसी में एक ब्रांच थी, ये लोग जैसे जाकर अलग अलग, कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ, फिर कुछ अलग अलग ब्रांचेस में हो गए। इसी में एक ब्रांच थी जिसका नाम था कुशांस। गॉट इट? क्या नाम था सर? इसका नाम था कुशांस। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? और फिर जाके ये नॉर्थ वेस्ट में आ जाते हैं हमारे, जहाँ पे ये इंडो ग्रीक शाखा से, उसके बाद ये कुशांस आ जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर वही एम्पायर का इनने फाउंडेशन रखा, इनने सबको यूनाइट किया। इनका एक फाउंडर था कुजुला कैडफिसेस, ठीक है, ये जो इनकी ब्रांच थी एक, उसमें कुशांस था, कुशांस का एक फाउंडर था कुजुला कैडफिसेस, कुजुला कैडफिसेस। इसने सबको यूनाइट किया और एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर का फाउंडेशन रखा। आइए कुशांस के बारे में पढ़ते हैं। कुशांस का फाउंडर कौन था? कुजुला कैडफिसेस। कैसे याद होगा? अभी याद करा दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होना। आप लोग को याद ही कराना मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। कुडफिलेसिस, कुजला कैडफिसिस, और दूसरा था विमा कैडफिसिस। इसने गोल्ड कॉइन्स भी इशू करवाए थे, आगे देखेंगे। इसके बाद जो आपका आता है कुशान आता है। इसके बाद और रूलर्स आते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो उसको याद कैसे करेंगे। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो? अरे भाई याद करने के लिए बता रहा हूँ। विमा कैटफिसेस याद होगा, ठीक है। ये जो मैंने बोला डायलॉग, इससे कौन एक्टर दिमाग में आ रहा है? अजय देवगन आ रहा होगा, ठीक है, अजय देवगन। अजय देवगन की वाइफ का क्या नाम है? काजोल है, कुजुला काजोल, ठीक है। तो विमा कैटफिसेस, विमल पान मसाला, और इनके पहले जो आती है इनकी वाइफ आएंगी, कुजुला कैटफिस, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि वुमेन पहले आएगी, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना लेडीज फर्स्ट, वुमेन फर्स्ट, इस चीज़ को ध्यान रखना। वुमेन को आगे बढ़ने का हमेशा राइट मिलना चाहिए। आई टोटली एग्री विद दिस, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि आप जो भी आप लोग लड़के लोग हो, मैं आप लोग से कहना चाहूँगा, आप लोग इतनी खूबसूरत दुनिया देख रहे हो, ठीक है, ये सब देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? एक वुमेन की वजह से देख रहे हो ना, जो आपकी माँ है। तो ऐसी जैसे आपकी माँ है, वैसे ही रिस्पेक्ट आपको हर वुमेन को देनी चाहिए, जितनी भी सोसाइटी में है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बाहर पढ़ा, ठीक है, मैं जैसे अपनी स्कूलिंग मैंने देहरादून से करी, उसके बाद मैं दिल्ली से पढ़ा। तो एक चीज़ जो मुझे लगी ना कि अगर यार मैं लड़की होती ना, तो शायद मेरे घर वाले मुझे बाहर नहीं भेजते, और अगर भेजते इतनी कम उम्र में, तो उनका समाज जीना हराम कर देता। तो कभी कभी उस सिचुएशन में लगता है कि अब जैसे आप लोग हो, लड़के लोग हो, तो आप लोग कहीं भी सोलो ट्रैवल कर सकते हो। एक वुमेन के लिए इतना ईजी नहीं है। वो ट्रेन में ही जाएगी, उसको चार लोग अनकंफर्टेबल महसूस करा देंगे। देखो हर किसी को टच करने से अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी को टच करो तभी वो इंसान अनकंफर्टेबल महसूस करे, ठीक है। देयर आर मेनी वेज ऑल्सो। तो कोई ना कोई उसे अनकंफर्टेबल महसूस करा देगा। तो कभी कभी बीइंग अ वुमेन इज़ नॉट ईजी एट ऑल, ठीक है, और बिल्कुल ही आसान नहीं है, मतलब बिल्कुल आसान नहीं है। आज लड़के हो के आप कुछ भी चीज़ कर सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। वुमेन हो के आसान नहीं होता है। फैमिली को टेंशन रहती है, उनको खुद को टेंशन रहती है। आप रोड पे घूमते हो ना, आप मस्त घूमते हो, वो रोड पे घूमती है ना, अपने आप को बचाने की उनको टेंशन रहती है। सो टू ऑल द मेन जो मुझे सुन रहे हैं ना, कभी भी किसी वुमेन को आप अनकंफर्टेबल फील मत करो, कभी भी मत करो। हमेशा बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करो, हमेशा रिस्पेक्ट करो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, क्योंकि वो लोग बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, एंड यू नो इट वेल। जब आप उनकी जगह होगे आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं अपना तैयारी के दौरान रूम लेके रहा, तो मुझे पता है कि यार मैं लड़का था, तो हाँ मैं ब्रोकर के साथ चला गया, मैंने बात कर ली, मैंने कर लिया। अगर मैं लड़की होता तो चीज़ें बहुत मुश्किल होती। सो इट्स नॉट ईजी एट ऑल। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट द वुमेन, हमेशा प्रायोरिटी दो, ठीक है। और अगर कोई भी लड़का गलत करता है ना, तो वो हम सब पर हो। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यार उसने गलत किया मैं तो अच्छा लड़का हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी तो सोसाइटी का पार्ट हूँ ना। जब कोई भी इंसिडेंट होता है, मान लो अभी रिसेंटली आपको पता था मैरिज वाला, किसी लड़की ने लड़के के साथ कुछ कर दिया, तो आप क्या बोलते हो? आप लोग बोलते हो अरे यार मुझे तो लड़कियों से बच के रहना है। आप सारी लड़कियों को टारगेट करते हो। तो ऐसे ही जब कोई लड़का गलत करता है, तो फिर हम
स्पेसिफिक क्यों पॉइंट करते हैं? फिर तो सारे ही लड़के गलत हो गए ना, मैं भी गलत हो गया, आप लोग भी गलत हो गए जो सब मुझे सुन रहे हो, जितने लड़के सुन रहे हैं। तो इसीलिए हम सब समाज का पार्ट है, इंडिया हम सबका है। ऐसा नहीं कि हमारा घर ही हमारा है, ये पूरा देश हमारा है। कोई भी लड़का अगर गलत करता है तो हम सब पे उंगली उठती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं देखो यार मेरा नाम आयुष है, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बस वो सब गलत हैं, ऐसा नहीं होता है। सोसाइटी के पार्ट है, सब पे उंगली उठेगी, सब गलत होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी अनकंफर्टेबल महसूस मत करो, एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कुछ आंस में समझ गए, पहला है कुजला कैटफेसिस, काजोल से याद होगा, और दूसरा विमल कैटफेसिस अजय देवगन से याद होगा। इसके बाद आता है आपका कुशांश। अब इनका जो एम्पायर है ना, ये एम्पायर आपको अफगानिस्तान हो गया, सेंट्रल एशिया, पंजाब, यूपी, बिहार, इस साइड दिखेगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मतलब समझ गए, इमेजिन करो अफगानिस्तान से एंट्री हुई, पूरा गंगा यमुना यूपी बिहार यहाँ तक पूरा कब्जा कर लिया इनने। ठीक है, ये कुशांश धीरे धीरे यहाँ से आए, पूरा इनने कब्जा कर लिया। ये थोड़ा एक पावरफुल एम्पायर था, मैं इसे मानता हूँ। बाकी तो सब छोटे मोटे थे, शुंगा, कनवा। कुशांश अच्छा था, कुशांश ने थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में अच्छा पकड़ बना लिया था। देखो, अब कुशांश की हम कैपिटल देखेंगे। अभी जो पीडीएफ है ना यार, मैं सब पूरा रीड करा दूंगा, प्लीज़ तो परेशान मत होना, मैं सब अभी पढ़ा दूंगा, कुछ चीज़ छोड़ के नहीं जाऊंगा, टेंशन मत लो कि मैं सर आपने जल्दी जल्दी यहाँ लिख के नहीं, जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ, जल्दी जल्दी जो आप बता रहे हो ना, इसमें चीज़ें बहुत कम वे में लिखी हैं, तो अगर मैं आपको इससे पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर ही नहीं होगा, तो इसीलिए मैं पूरा टाइम दे के पढ़ा रहा हूँ। मैं जब पढ़ाता हूँ तो पूरा उस चीज़ में डूब के पढ़ाता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ कितना टाइम हो गया। तो कभी कभी हो सकता है आप लोग को लगता होगा कि सर इतना बड़ा लेक्चर है, यार मैं एकदम पूरा जान लगा के पढ़ाता हूँ, अपना 200% देता हूँ। तो फिर उसमें नहीं पता चलता है कि 1 घंटा हुआ या 45 मिनट हुआ या आधा घंटा हुआ। दिस इज़ द थिंग। बाकी कोई मेरे से तकलीफ हो तो आप बताइए, उसको कमेंट में, हम अगली बार से उसे ठीक कर लेंगे। तो इनकी राजधानी थी आपकी पुरुषापुर था, जो आज का पेशावर है, मॉडर्न डे में इस जगह का नाम है पेशावर। और इनका एक इंपॉर्टेंट सेंटर भी था, पता है कौन सा? मथुरा था, मथुरा वृंदावन, हाँ मथुरा ही था, इंपॉर्टेंट सेंटर था इनका। अच्छा, कुशांश का जो पता है ना इंपॉर्टेंट रूलर, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, कनिष्क का। ठीक है, कनिष्क था इसका नाम। कनिष्क जो था ना, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड था, मतलब बहुत बड़ा पैटर्नेज था। पैटर्नेज मतलब क्या होता है? ही वॉज अ पैट्रॉन ऑफ बुद्धिज्म। ही वॉज अ पैट्रॉन ऑफ बुद्धिज्म। पैट्रॉन मतलब होता है हेल्प करना, मदद करना। गॉट इट? कनिष्क ने बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, स्तूपास और एजुकेशन सेंटर्स को, जो एजुकेशनल सेंटर्स थे उस समय, उनको फाइनेंशियल हेल्प करी थी और ज़मीन भी दी थी। तो बहुत बड़े ये बेसिकली मददगार थे बुद्धिज्म से रिलेटेड। और इन्हें इनके टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी। ठीक है, ये काउंसिल क्या थी? ये जो मैं आपको बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ाऊंगा, बुद्धिज्म पढ़ाऊंगा तब क्लियर करा दूंगा। ये बौद्ध धर्म की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती थी। ठीक है, तो जैसे इसे कनिष्क ने ऑर्गेनाइज कराई थी, चौथी वाली, तो 4 हुई थी टोटल, तो चौथी कनिष्क ने ऑर्गेनाइज कराई थी, कनिष्क राजा के अंडर हुई थी। अच्छा, कनिष्क के कोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स भी थे। जितना बड़ा राजा होगा ना, वो उतने लोग अपने अंपायर में रखता है। ठीक है, जैसे एक नेता आदमी है तो देखोगे उसके गाड़ी में भी 4 लोग होंगे, घर में भी 4-6 लोग होंगे, तो बहुत लोग, तो इसलिए कनिष्क के भी कोर्ट में बहुत सारे स्कॉलर्स थे। उनको देखते हैं। पहले तो थे आपके अश्वघोष, अश्वघोष जी थे। ठीक है, ये एक बड़े बुद्धिस्ट पोएट थे, और इनने एक फेमस किताब लिखी थी जिसका नाम था बुद्ध चरिता। तो अश्वघोष किसके टाइम पे थे? ये आपके कनिष्क के टाइम पे थे, कुशांश के टाइम पे थे, और इनने किताब लिखी थी बुद्ध चरिता। क्वेश्चन पूछ लेगा, ध्यान रखना। इसके बाद दूसरे आपके आते हैं नागार्जुन। ये भी एक बहुत महान बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे। ये महायान बुद्धिज्म और माध्यमिका ट्रेडिशन को मानते थे। माध्यमिका ट्रेडिशन मतलब होता है ना ज़्यादा एक्सट्रीम में जाओ ना ज़्यादा लो में जाओ, हमेशा मिडल पाथ फॉलो करो। ठीक है, इसके लिए लोग ये जाने जाते हैं। इसके बाद आपका चरक आता है। इनको फादर ऑफ आयुर्वेद बोला जाता है, और इन्हीं ने चरक संहिता भी लिखी थी, आपकी चरक संहिता। ठीक है, एक आपके वासुमित्र आते हैं। ये सब स्कॉलर्स थे इनके कोर्ट में, कनिष्क के। वासुमित्र थे जिन्होंने प्रोसाइड करी थी चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल, इन्हीं ने प्रोसाइड करी थी। ठीक है, बैठे रहते ना, कनिष्क ने ऑर्गेनाइज करी थी, प्रोसाइड कौन किया था, गद्दी पे वहाँ कौन बैठा था? तो आपके वासुमित्र थे। ठीक है, अच्छा, ये जो नागार्जुन थे ना, इनको इंडियन आइंस्टाइन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि फिलोसोफर थे और माध्यमिका स्कूल ऑफ बुद्धिज्म के भी फाउंडर थे, तो इनको इंडियन आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई।
और कनिष्क का कोरोनेशन, कोरोनेशन मतलब होता है, क्या होता है, राज्य अभिषेक। राज्य अभिषेक मतलब भी नहीं पता होगा? तो देखो, जब कोई व्यक्ति राजा बनता है ना, तो उसकी ऑफिशियली राजा के रूप में स्थापना की सेरेमनी होती है। ठीक है, तो वो 78 सी के अराउंड हुई थी, होती है। ठीक है, तो वो 78 सी के अराउंड हुई थी, और इसे ही शाखा एरा की शुरुआत भी मानी जाती है। इसके बाद हमारा कॉइन्स वाला है, हम उसे देखेंगे। एक बार आपको ये रीड करा देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि चलो थोड़ा सा बाकी है, पहले मैं अच्छे से पढ़ा देता हूँ, फिर मैं आराम से रिवीजन में सारा हो जाएगा एक साथ। आधा पढ़ाऊंगा, फिर आधा, फिर इसको पढ़ाने के बाद रिवाइज कराऊंगा, तो एक साथ करा देता हूँ, कनेक्टिविटी हो जाएगी आप लोग की। अब आ जाओ कॉइन्स पे। आई होप बोरिंग नहीं हो रहा होगा लेक्चर। कोशिश करता हूँ कि एकदम इंटरेस्टिंग बनाने की, बट हिस्ट्री है तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। सबसे जो इंटरेस्टिंग होती है ना, वो एशियंट हिस्ट्री होती है। आप कभी देखना, आपको भले मॉडर्न पसंद हो, बट जो कनेक्टिविटी होती है, जो समझने की एक खेल होता है, वो आपको एशियंट हिस्ट्री से आ जाएगा। देखो, अब कॉइन्स हिस्ट्री में क्यों इंपॉर्टेंट थे, देखो, कॉइन से सिर्फ रुपया का पता नहीं चलता था, पैसे की बात नहीं थी। इससे ये भी पता चलता था कि राजा का नाम क्या है, कौन सा रिलीजन या सिंबल मानता है, उस समय की इकोनॉमी और ट्रेड कैसा था, एम्पायर कहाँ तक फैला था, कौन सी लैंग्वेज और मेटल यूज़ करता था राजा। तो ये सब चीज़ें कॉइन से पता चल जाती। जब वो राजा के मरने के बाद, जब आपकी डायनेस्टी खत्म होती है, तो उसके बाद कॉइन्स तो बचे ही होते हैं। कॉइन्स तो हमें एविडेंस में मिल ही जाते हैं, तो इससे ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। डिफरेंट टाइप के कॉइन्स थे। पहला था पंच मार्क कॉइन्स। पहला क्या था आपका? पंच मार्क कॉइन्स। अब आप सोच रहे होंगे पंच मार्क कॉइन्स को किसने जारी किया था। ठीक है, तो देखो, इसका बेसिकली किसी एक राजा या डायनेस्टी तक लिमिटेड नहीं था। ये महाजनपद से शुरू हुआ था करीब, और मौर्य पीरियड तक, मौर्य पीरियड में तो काफ़ी चला था पंच मार्क कॉइन्स, और मौर्य पीरियड के बाद भी चला था। तो इंडिया के सबसे पुराने कॉइन्स थे। ठीक है, इन्हें मशीन या मोल्ड में प्रिंट नहीं किया जाता था। एक मेटल के टुकड़े पर अलग अलग सिंबल्स, जैसे मान लो मेटल का टुकड़ा है, अलग अलग सिंबल, जैसे सूरज हो गया, ठीक है, चंद्रमा हो गया, कोई बैल हो गया, पेड़ हो गया, ठीक है, इसको हथौड़े से या टूल से ठोक कर पंच करके बनाया जाता था। इसीलिए इसको पंच मार्क पॉइंट्स बोलते हैं। इसके बाद इंडो ग्रीक्स। देखो, इंडो ग्रीक्स रूलर्स को, इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने कॉइन्स को और ज़्यादा रेगुलर, स्टैंडर्डाइज और खूबसूरत बनाया। ठीक है, जिसमें इन्हें राजा की तस्वीर बनाई, कॉइन्स में बढ़िया खूबसूरत राजा खड़ा है। ठीक है, और लिखावट भी होती थी। तो इंडो ग्रीक्स ने बेसिकली, इनका एक इंडो ग्रीक्स का एक राजा भी था, इसका नाम था स्ट्रेटो सेकंड। इसने लेड कॉइन इशू किया था, इसने लेड कॉइन चलाया था। हिंदी में इसको सीसा बोलते हैं। ठीक है, लेड कॉइन्स, मिरर वाला शीशा नहीं है। ठीक है, तो ये लेड कॉइन्स इसने चलाया था, इशू किया था। किसने? स्ट्रेटो सेकंड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद आपका आता है विमा कैटफिसिस। ठीक है, विमल पान मसाला, काजू कैटफिसिस के बाद आता है विमा कैटफिसिस। गॉट इट? अजय देवगन। इंडिया में बड़े पैमाने पर गोल्ड कॉइन्स रेगुलर यूज के लिए यहीं से शुरू हुआ था। ठीक है, इसी ने शुरू किया था। तो गोल्ड कॉइन्स की शुरुआत यहीं से हुई थी, सोने के सिक्के, विमे कैटफिसिस ने। अब ये मत सोचना कि पहला रूलर था जिसने गोल्ड कॉइन्स किए, इशू किए थे, नहीं। ये जरूर पहला रूलर था जिसके टाइम पे बहुत ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स मिले थे। ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, बड़े पैमाने पे किए थे, क्योंकि कुशांस का व्यापार देखोगे तो उधर रोम तक चलता था, सेंट्रल एशिया तक चलता था। तो जितना ज़्यादा ट्रेड होगा उतना ज़्यादा पैसा बढ़ेगा, तो इसीलिए इसके टाइम पे ज़्यादा थे। लेकिन अगर पूछा जाए इंडिया में पहले गोल्ड कॉइन्स किसने इशू करे थे, तो इंडो ग्रीक्स ने। ठीक है, लेकिन बहुत लिमिटेड किए थे, ज़्यादा नहीं किए थे, बहुत लिमिटेड। लेकिन अब इशू कर दिए थे तो भाई पहले यही आ गए। हालांकि जो सबसे ज़्यादा किया था वो इन्हीं ने किया था, कुशांस नहीं, वो विमा कैटफिसिस ने। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहली बार, तो वो इंडो ग्रीक्स हैं। गॉट इट? कोई दिक्कत तो नहीं आता? इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट योद्धा पॉइंट्स। योद्धा पॉइंट्स, जो भी प्रोनाउंस कर लो आप। ठीक है, ये कॉपर के कॉइन्स होते थे, तांबे के। किसके होते थे? कॉपर के। ये कॉपर के कॉइन्स थे। इन पर आपको पता है कार्तिकेय, कार्तिकेय मतलब पता है क्या होता है? एक मिनट। और मोर यानी पिकॉक की तस्वीर होती थी। ठीक है, पिकॉक, ये आपके कार्तिकेय जी, और मोर की तस्वीर होती थी। क्योंकि योद्धा लोग थे, तो ये एक वॉरियर ट्राइब थे। और कार्तिकेय जी जो है वॉर या मिलिट्री पावर के देवता माने जाते हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड था। गॉट इट? अब इसके बाद हम आर्ट स्कूल्स देखेंगे कुछ। आर्ट स्कूल्स तीन थे, कंधार, मथुरा और अमरावती। ठीक है,
जीटीए नहीं है, जीएमए है। पहला गंधार देखेंगे। गंधार आपका पता है कहाँ था? इस साइड था, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले रीजन में था। ठीक है, इसमें पता है आपका ग्रीक जो है, हेलेनिस्टिक स्टाइल, ग्रीक को हेलेनिस्टिक भी बोलते हैं, तो जो ग्रीक स्टाइल है और बुद्धिस्ट स्टाइल है, क्या बोला मैंने आपको? ग्रीक एंड बुद्धिस्ट स्टाइल, इसका मिक्स मिलता है हमें। इसका हमें क्या मिलता है? इसका हमें मिक्सचर मिलता है। गॉट इट? जैसे बुद्धा की मूर्ति में आप देखोगे तो जो बाल आपको आप देखना, गंधार इमेजेस डालना गूगल पे, आपको दिख जाएगा। बुद्धा की मूर्ति देखोगे, उसमें बाल जो हैं आपको घुंघराले, घुंघराले को हम बोलते हैं वेवी हेयर्स, वेवी हेयर्स मिलेंगे। रियलिस्टिक बॉडी मिलेगी। बुद्धा की बॉडी कैसी इमेजेस मिलेंगे? रियलिस्टिक बॉडी मिलेगी। मतलब ये समझ के आर्ट स्कूल क्या है कि जिस जिस जगह मूर्ति बनाई गई थी उस मूर्ति में क्या क्या है। तो जैसे गंधार में जो बुद्धा की मूर्ति बनाई गई थी उसमें हमें ग्रीक और बुद्धिस्ट दोनों स्टाइल मिलता है। बुद्धा के घुंघरालू बाल मिलते हैं, रियलिस्टिक बॉडी मिलती है, और कपड़ों में फोल्ड्स मिलता है। ठीक है, जो कपड़े पहने थे, जो शॉल ओढ़े थे, उनमें क्या मिलता है? उनमें फोल्ड्स मिलता है हमें। ठीक है, बिल्कुल ग्रीक आर्ट जैसा लगता है। ये हमारा गंधार में था। दूसरा आपका मथुरा है। मथुरा कहाँ? यूपी में है ना, मथुरा वृंदावन। ये जो था ना, ज़्यादातर देसी स्टाइल था, इंडिजीनियस इंडियन स्टाइल जिसे बोलते हैं, क्योंकि बिल्कुल इंडिया में है ये, इंडियन स्टाइल था। यहाँ बुद्धिस्ट के साथ साथ हिंदू और जैन मूर्तियाँ भी आपको मिलेंगी। यहाँ बुद्धिस्ट मूर्तियाँ तो मिलेंगी, लेकिन जो हिंदू, जो ब्राह्मणिज्म मूर्ति थी, और साथ ही साथ जैन मूर्ति हैं, वो भी आपको मिलेंगी मथुरा में। इसके बाद जो आपका तीसरा था, अमरावती, महाराष्ट्र साइड, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ए से अमरावती, एच से आंध्र प्रदेश। ये भी आपका सतवाहंस और जो इक्ष्वाकुक डायनेस्टी थी उनके टाइम के बड़े बुद्धिस्ट स्तूपा और आर्ट सेंटर्स थे, जो अपनी खूबसूरत कार्विंग्स और पिलर्स के लिए बहुत फेमस थे। गॉट इट? और एक जगह है अफगानिस्तान में जिसका नाम है बमियान। ये कहाँ है आपका? अफगानिस्तान में है। यहाँ भी हमको बड़े बड़े जाइंट बुद्धिस्ट स्टैचूज दिखते हैं। ठीक है, जाइंट बुद्धिस्ट स्टैचूज दिखते हैं। गॉट इट? अब देखेंगे कुछ किंग्स जिनको टाइटल्स दिया गया था, किंग्स विद टाइटल्स। बस ये लास्ट टॉपिक है, फिर आपका हो गया किंग्स विद टाइटल्स। देखो, पहला आपका कुषाण। ठीक है, कुषाण को देवपुत्र कहा जाता था। देवपुत्र यानी सन ऑफ गॉड, भगवान का बेटा। जो दूसरा आपका था वो था पुलिकेशन टू, ये चालुक्य राजा था, पुलिकेशन सेकंड। ठीक है, इसको दक्षिणा पथेश्वर कहा जाता था। दक्षिणा पथेश्वर मतलब डेक्कन का मालिक। ठीक है, हर्षवर्धन जो था आपका, हर्षवर्धन, इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था सकालो उत्तर पठांड। ठीक है, ऐसे ही कुछ बोला जाता है गेस। एक मिनट, सकालो उत्तर पथनाथ मतलब पूरे नॉर्थ रीजन का मालिक। ठीक है, और इसके बाद समुद्रगुप्त आपके, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है कविराज, मतलब राजा जो पोएट भी हो। ठीक है, जो राजा पोएट भी हो उसको बोलते हैं कविराज। ठीक है, तो इन लोग को ये टाइटल्स दिया गया था। तो हमारा ये हो गया है। अब आइए पूरा रिवीजन कर लेते हैं। जो भी चीज़ मान लीजिए इसमें है नहीं पढ़ाई है, वो यहाँ पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। इसीलिए आइए आराम से रिवाइज करते हैं। पोस्ट मौर्य पीरियड, देखो, मौर्य के बाद शुंगा डायनेस्टी आती है। कैसे आती है मैंने बता दिया। लास्ट मौर्यन रूलर कौन था? बृहद्रथ। उसका मर्डर कर देता है पुष्यमित्र शुंग और अपनी डायनेस्टी बना देता है। फिर पुष्यमित्र शुंग का भी जो लास्ट रूलर था देवभूति, उसको मार देता है वासुदेव कन, ये कनवा डायनेस्टी का था। इसने शुंगास को मार दिया। इनका रेफरेंस जो है हमें कुछ पुराण में भी दिखता है कनवा डायनेस्टी का। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं इंडो ग्रीक्स। ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आए थे। कैसे आए थे मैंने पूरी कहानी बता दी। इंपॉर्टेंट रूलर्स में मियंडर है, डायमेट्रस है, स्ट्रैटो है। यही था जिसने लेड कॉइन्स को इशू किया था। ठीक है, इसके बाद शाखाज आते हैं। ये स्टेपी जगह से आए थे, सेंट्रल एशिया जो ग्रासलैंड्स है। गॉट इट? इसके बाद कुशान्स आते हैं। कुशान्स में आपके कुजुला कैटफेसिस, काजोल, विमल पान मसाला, इसके बाद कनिष्क, और इसके बाद हुविश्क। ठीक है, ये रूलर्स थे। कनिष्क तो इंपॉर्टेंट है, सब वीक रूलर्स है। सतवाहन आता है, मेनली जो था वो कनिष्क ही इसमें इंपॉर्टेंट था। सतवाहन आता है, डोमिनेंट पावर इनका डेक्कन में था, और इनका कैपिटल क्या था? प्रतिष्ठान या पैतान भी बोला जाता है। अर्लियर अमरावती था, और इनका एक स्तूपा था अमरावती में। वकाटाकास और कडम्बास भी थे। ठीक है, ये जो आपके वकाटकास और कंडबास, ये पोस्ट सतवांश यानी सतवांश के बाद आते हैं। सतवांश इसमें रूल कर रहे थे, इनके वीक होने के बाद ये दोनों इनकी जगह आ जाते हैं। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी आपको पता है, ग्रीक, शाकास, कुशांस, ध्यान रखना।
इंपॉर्टेंट रूलर्स एंड कंट्रीब्यूटर पुष्यमित्र शुंग अश्वमेध यज्ञ कराता था, अयोध्या इंस्क्रिप्शन में पता चला हमें 2 कराता था, 2 अश्वमेध यज्ञ इसने कराए थे। खारवेल जो है महामगवेन डायनेस्टी का था, ठीक है, महामेघवन डायनेस्टी का था, और रूलर कलिंग रूलर था। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन मिलता है इससे रिलेटेड। रुद्रदामन वन शखा रूलर था। जूनागढ़ मीन्स इसके बारे में पता चलता है इसने एक लेक को रिपेयर कराया था, सुदर्शन लेक को, ठीक है, और संस्कृत में लिखा था काव्य स्टाइल में। विमा कैडफिसिस गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। कनिष्क के बारे में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कराया था। गंधार और मथुरा आज से रिलेटेड है। इसके अंदर बहुत सारे स्कॉलर्स थे, अश्वघोष हो गया, वासुमित्र हो गया, नागार्जुन हो गया, चरक हो गया, ठीक है। 78 सी में इसका कोरोनेशन हुआ था, मतलब राज अभिषेक किया था। इसका एम्पायर अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, पंजाब, यूपी, बिहार तक था। कैपिटल था आपका पेशावर। मथुरा भी हो गया था इंपॉर्टेंट सेंटर। स्कॉलर्स कौन कौन से कोड में मैंने आपको बता रखा है। फर्स्ट कुशान टू डिपेक्ट बुद्धा ऑन कॉइन्स, ठीक है, पहला कुशान रूलर जिसने बुद्धा को कॉइन्स में डिपेक्ट किया था, ध्यान रखना, कनिष्क था। फॉरेन रिलेशंस डिफीटेड बाय चाइनीज जनरल पान चाहो। चाइना में एक्चुअली एक हान डायनेस्टी थी, ठीक है, तो फिर अपना कनिष्क भी एम्पायर बढ़ा रहा था, तो इससे लड़ाई हो गई थी, ठीक है। इसके बाद गौतमीपुत्र सतकर्णी सतवाहन से प्रोटेक्टर ऑफ वर्ना सिस्टम, ठीक है, मेजर डेक्कन रूलर थे। देखो नासिक इंस्क्रिप्शन इसकी माँ ने लिखा था, उसमें ये भी लिखा था कि जो मेरा बेटा गौतमीपुत्र सतकर्णी है ये प्रोटेक्टर है वर्ना सिस्टम का, जो आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है ना, इसको प्रोटेक्ट करके रखा था, ठीक है। तो ये नई चीज़ लिखी थी। इसके बाद कॉइनेज पे हमने देखा पंच मार्क कॉइन्स, आहत कॉइन्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनकी कंटिन्यूटी आप देखोगे तो मौर्य टाइम से ही चली आ रही थी। इंडो ग्रीक कॉइन्स रेगुलर कॉइनेज ने किया और काफ़ी ज़्यादा उसको खूबसूरत से सजाते थे। इसके बाद विमा कैडफिसिस ने गोल्ड कॉइन्स इशू किए। योद्धा कॉइन्स, ठीक है, कार्तिकेय और पिकॉक दिखता है हमें। लेड कॉइन्स आपके स्ट्रेटो सेकंड जो एक इंडो ग्रीक रूलर थे उनने इशू किया था। इसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमने देखा, गंधार स्कूल जो था उसमें आपको जो ग्रीस है, जो हेलेनिस्टिक आर्ट है और बुद्धिस्ट आर्ट है, दोनों का मिक्सचर मिलता है, ठीक है, और ग्रीन शिस्ट ऑफन यूज होती है, ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। मथुरा स्कूल्स है, ठीक है, इसमें आपको बुद्धिस्ट का और ब्राह्मणिकल यानी हिंदू का भी आपको मिलता है, स्टैचूज मिलते हैं, और जैनिज्म के भी मिलते हैं। अमरावती है जिसको नार्जुन नगार्जुन कोंडा बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर था आपका अमरावती में। बायान अफगानिस्तान में है, ये भी एक जैन बुद्धिस्ट स्टैचूज यहाँ पे हमें मिलता है। फॉरेन कॉन्टैक्ट्स कि पहले अलेक्जेंडर आया, ठीक है, फिर उसके बाद ग्रीस, शाखास, कुशांस, यही सब बता रहा है। इसके बाद किंग जिनके टाइटल्स रखते थे, जैसे कुशांस देवपुत्र रखते थे, पुलकेशिन टू दक्षिणा पतेश्वर रखते थे, हर्षवर्धन सकलो उत्तरनाथ रखते। एक मिनट इसको चेक कर रहा, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे डबल टी बीच में मिसिंग है, ठीक है, डबल टी इसमें आप जोड़ लेना ठीक है, उत्तरनाथ। और समुद्रगुप्त में आपको कविराज कहते थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये पूरा मॉडर्न मॉडर्न डायनेस्टी मैंने आपको पूरा सिंपल तरीके से बताया, और कोई पावरफुल डायनेस्टी नहीं थी। 600 साल बाद आपकी एक गुप्ता डायनेस्टी आती है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अच्छे से उसको भी पढ़ाऊंगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। लेक्चर आपको कैसा लगा बताना, और भी जो भी बच्चे आप लोग बता रहे थे ना, किसी को अगर ये चीज़ थोड़ी टफ लग रही हो तो मैं और बैकग्राउंड से ले जाऊंगा, वो भी मुझे बता देना, मैं देखूंगा कमेंट्स, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा बात करनी हो यहाँ कमेंट्स में आपको नहीं करना, आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, एडमिन को मैसेज कर सकते हो, मुझे पर्सनल बात करनी तो वहाँ पे बोल सकते हो आप, तो आप मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड जय हिंद।